बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। ये वीडियो लेक्चर स्पेशली सेकेंड ईयर की रिक्वेस्ट पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि सेकेंड ईयर को भी कंटिन्यू रख सकूँ। अब न सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए बल्कि जेनेटिक्स के वो स्टूडेंट जिनकी बेसिक्स वीक हैं या वो बेसिक्स से लर्न करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए भी ये सीरीज़ यूज़फुल रहेगी। अब हमारे पास हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है जीन या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन से। अब सबसे पहले कुछ शॉर्ट सी डेफिनेशंस ऑफ जीन। तो टिपिकली हमारे पास जीन को आप लोग कहते हैं कि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल टू कैरेक्टर। वो डीएनए का पार्ट जो कैरेक्टर कंट्रोल करे दैट इज नोन एज जीन। चूंकि जीन जो है वो कैरेक्टर कंट्रोल करता है इसलिए जीन को समटाइम कहा जाता है फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। चूंकि इसके कंपैरिजन में जंक डीएनए कैरेक्टर कंट्रोल करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो जनरली फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। अब इन दोनों डेफिनेशंस को मर्ज करके हम लोगों ने इस बात को डिस्कस करना है कि ये कैरेक्टर कैसे कंट्रोल करते हैं और ये फंक्शनल पार्ट कैसे है। तो उसके लिए हम कुछ यूं कहेंगे द पार्ट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब इनटू मैसेंजर आरएनए, कि ये वो पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि ट्रांसक्राइब होगा, जो रेप्लिकेट होगा, जिसके कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिंपली डीएनए के उस पार्ट पे जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगी और फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो उस पोर्शन की वजह से कैरेक्टर कंट्रोल होगा। तो अब आप इस डेफिनेशन में देखें तो डायरेक्टली फंक्शन या कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन, but the source of protein synthesis is messenger RNA, while the messenger RNA source is a part of DNA which known as gene। तो इसलिए चूंकि although के प्रोटीन डायरेक्ट कंट्रोल टू फंक्शन but from one generation to another generation directly protein not act as a hereditary material, although protein synthesized by the transcript of messenger RNA, but the messenger RNA is not directly transferred as a hereditary material from parents to their offspring, but the DNA is that material which is directly involved in the transmission of character from parents to offspring. Therefore, more appropriate definition of gene is basic unit of heredity. Heredity mean transmission of character। तो जो करेक्टर की ट्रांसमिशन है वो इनफैक्ट आपके पास जो डायरेक्टली होती है जिस पार्ट ऑफ डीएनए से वो जीन है। देयरफॉर जीन इज नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने अगर डेफिनेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों डेफिनेशंस में हम देखें तो इसमें एक चीज कॉमन है, पार्ट ऑफ डीएनए। तो सिंपली जीन इज नथिंग बट डीएनए। तो अब डीएनए की या जीन की केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो अक्सर एक एमसीक्यूज आ जाता है द बेसिक यूनिट ऑफ जीन इज, तो उसमें बच्चे अक्सर व बेशतर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जीन इज द जीन इज पार्ट ऑफ डीएनए एंड द डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आप सबको पता है कि डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो अल्टीमेटली जीन आल्सो हैविंग बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड। जिस तरह डीएनए का बेसिक यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, सिमिलरली जीन का भी बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास आपने बात को याद रखना है कि दुनिया में हर चीज के डीएनए की केमिकल कंपोजिशन सेम है।
वो केमिकल कंपोजिशन क्या है? 4 टाइप्स ऑफ रिपीटिव न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। कि मल्टी टाइप जो है वो न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन की जो रिपीटिशन होगी केमिकली, उससे आपके पास बनेगा डीएनए। But the DNA of every living organism is different from other. Why? Because of the sequence of these nucleotide. Because of the sequence of nucleotide. तो अब अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है सर कि डीएनए जो है उसमें एक पोर्शन है जंक और दूसरा पोर्शन है जीन, तो हम किस बेस पे जीन और जंक कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि ईदर जीन और जंक बोथ आर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट द डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड which is capable to recognized by a set of enzyme and able to transcribe into messenger RNA, that is known as gene. While the fragment of DNA which is not capable by the enzymes which involve in transcription, therefore cannot transcribed into messenger RNA, that is known as junk. तो बच्चों सिंपल सी बात है कि डीएनए का वो पोर्शन जिससे आपके पास मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो वो जीन है, जिससे ना हो वो जंक है। क्यों? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज है सीक्वेंस। सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं एंजाइम्स। तो जब एंजाइम्स उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकें और मैसेंजर आरएनए बना सकें, देन नोन एज जीन। लेकिन अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन न कर सकें तो हमारे पास वो है जंक। अब जब हमने जीन की बात की तो जीन चूंकि पार्ट ऑफ डीएनए है, तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंड। डीएनए तो डबल स्ट्रैंड है, तो ऑब्वियसली जीन आल्सो डबल स्ट्रैंड। अब हमारे पास ये डबल स्ट्रैंड तो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डीएनए मींस दैट जीन इज डबल स्ट्रैंड while the messenger RNA is single strand. अब क्वेश्चन ये है कि मैसेंजर आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए रेप्लिकेशन में तो सिंपल सी बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन में 2 strands will be unwind and along the both strands the daughter strand will be synthesized or replicate. While in case of transcription the mechanism is little bit different because the double strand DNA, because along the double strand DNA when messenger RNA synthesize, जब इसके अराउंड मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी तो वो सिंथेसिस क्या along both strands होगी या along one of them होगी? तो उसका तो पहला तो बात ये है कि मैसेंजर आरएनए विल बी सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ओनली वन स्ट्रैंड, यानी कि डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड के अपोजिट आपके पास जो है वो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। अब किस स्ट्रैंड के अपोजिट होगी? वो स्ट्रैंड ए के अपोजिट होगी या स्ट्रैंड बी के अपोजिट? तो इस चीज को साइंटिफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 strands ऑफ डीएनए या 2 strands ऑफ जीन को, कोडिंग स्ट्रैंड एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड is also known as sense strand. Coding strand is also known as sense strand, while non-coding strand is also known as antisense. अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वर्ड कोडिंग सुनकर ज़हन में ये आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कि चूंकि इस स्ट्रैंड का नाम कोडिंग होगा तो शायद मैसेंजर आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो बात ऐसी नहीं है। हमारे पास बात क्या है कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स मीन दैट एंटीसेंस स्ट्रैंड along the antisense non-coding strand messenger RNA will be synthesized, messenger RNA will be transcribed, messenger RNA will be replicated, but along the non-coding strand
जो नॉन कोडिंग यानी एंटी सेंस स्ट्रैंड है उसके कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। जैसे मैंने यहां पे 2 स्ट्रैंड्स लिए तो ये स्ट्रैंड है नॉन कोडिंग और ये स्ट्रैंड है कोडिंग, और नॉन कोडिंग के कंप्लीमेंट्री आपके पास सिंथेसिस होगी मैसेंजर आरएनए की। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं कंप्लीमेंट्री सिंथेसिस। कंप्लीमेंट्री सिंपली अपोजिट या तो अकॉर्डिंग टू चारगॉफ प्रिंसिपल कि हमारे पास नॉन कोडिंग में अगर एडेनिन गवानीन है तो गवानीन के कंप्लीमेंट्री आरएनए में लगेगा साइटोसिन, अगर थायमीन है तो थायमीन के कंप्लीमेंट्री लगेगा एडेनिन, एंड आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास इसकी डिस्कशन से जाने से पहले 2 बातें जरा आप याद रख दें कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इज कंप्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए while coding strand is copy of messenger RNA. Complementary strand of messenger RNA is non-coding, while the copy strand of DNA is to messenger RNA is coding. कैसे? फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैंने सिंबॉलिकली कोडिंग को रेड कलर से लिखा, नॉन कोडिंग को ब्लू कलर से और मैसेंजर आरएनए को ब्लैक कलर से। अब हमारे पास पहले तो आप यहां से अनवर्ड देखें तो हमारे पास ये स्ट्रैंड है रेड कलर का, जो सीक्वेंस मैंने लिखा ये कोडिंग है। इस सीक्वेंस को आप गौर से देखें तो कोडिंग का सीक्वेंस है जी जी सी ए सी जी 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 ए सी। चूंकि डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड इसके कंप्लीमेंट्री होगा जिसको हम लोगों ने कहा नॉन कोडिंग, तो जी के कंप्लीमेंट्री सी के कंप्लीमेंट्री जी, ए के कंप्लीमेंट्री टी, सिमिलरली ए के कंप्लीमेंट्री टी, जी के सी के जी एंड सो ऑन। अब जब इस नॉन कोडिंग के कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनेगा तो मैसेंजर आरएनए चूंकि नॉन कोडिंग के कंप्लीमेंट्री बनेगा तो सी के कंप्लीमेंट्री जी, सी के कंप्लीमेंट्री जी, जी के कंप्लीमेंट्री सी, टी के कंप्लीमेंट्री ए एंड सो ऑन। अब आप यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखें कि मैसेंजर आरएनए तो बनता नॉन कोडिंग से, तो फिर दूसरे स्ट्रैंड को कोडिंग क्यों कहा जाता है? तो आप जरा गौर से देखें तो ये जी जी सी, जी जी सी, फिर ए जी, ए जी, सिमिलरली सी जी जी, सी जी जी। तो आप गौर से देखें तो मैसेंजर आरएनए इज द कॉपी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अब मैंने बड़ी चालाकी से सीक्वेंस वहां से पिक किया जहां पे जो है वो एडेनिन और थायमीन और यूरिसेल की एम्बिग्विटी नहीं थी। अब हमारे बच्चे जब याद करने में रट्टा मारते हैं तो कहते हैं टी की जगह पे यू लगेगा, तो टी की जगह पे यू नहीं लगता, जहां पे टी ने लगना हो वहां पे यू लगता है इन मैसेंजर आरएनए या इन सिंपली आरएनए। तो चूंकि टी के कंप्लीमेंट्री ए है और ए प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए, सो ए मस्ट बी प्रेजेंट। लेकिन मैंने जो ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स फिर सेपरेट करके लिखी नॉन कोडिंग की ए, तो इनके कंप्लीमेंट्री कोडिंग में है टी टी। अब जब इनसे आपके पास आरएनए बनेगा तो आरएनए में चूंकि ए के कंप्लीमेंट्री लगना चाहिए टी, लेकिन चूंकि आरएनए में तो टी नहीं होता, यूरिसेल होता है, थायमीन नहीं होता, लिहाजा जहां पे टी ने लगना हो वहां पे मैसेंजर आरएनए में आपके पास क्या होगा? यूरिसेल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कंप्लीमेंट्री टू नॉन कोडिंग मैसेंजर आरएनए एंड कॉपी टू कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये चीज है आपके पास जीन। जब ये सीक्वेंस मोनोमॉर्फिक हो फॉर एनी कैरेक्टर, जब ये जीन पूरी दुनिया में पॉपुलेशन में सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट हो तो इसके लिए टिपिकल टर्म यूज होगी जीन। लेकिन चूंकि एक नेचुरल प्रोसेस है विच इज नोन एज म्यूटेशन, अब होगा क्या कि जब ये मोनोमॉर्फिक है
ऑल ओवर द पॉपुलेशन। और इस मैसेंजर आरएनए से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए क्यों कहा, इसलिए कि मैसेंजर आरएनए कैरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडान। जिस तरह का सीक्वेंस कोडिंग रीजन में मौजूद है, कोडिंग स्ट्रैंड में मौजूद है, वही सीक्वेंस कैरी कर रहा है मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपने एक और चीज भी पढ़ी थी, जेनेटिक कोडान। तो आप देखें जिस तरह का ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोडिंग पे है, सेम उसी तरह का ट्रिपलेट सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पे कॉपी हो गया है कि नहीं हो गया। तो जब ये कॉपी हो गया तो ये जीन का ही सीक्वेंस कैरी कर रहा है इन फॉर्म ऑफ मैसेज, इसलिए इसको कहा मैसेंजर आरएनए। अब ये जो जेनेटिक कोडान्स हैं, ये जेनेटिक कोडान्स फर्दर ट्रांसलेट होंगे इनटू प्रोटीन, लेकिन उसको इंशाअल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग अब जब ये ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन मैसेंजर आरएनए, तो फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस से बनती है प्रोटीन ए। मैंने सिंपली उसको कहा प्रोटीन ए। तो ये प्रोटीन ए अगर आपके पास ऑल ओवर द पॉपुलेशन हर एक इंडिविजुअल में सिर्फ प्रोटीन ए प्रेजेंट है, यानी इस जीन की, इस सीक्वेंस की एक ही कॉपी है, तो उसको हम सिंपली कह देंगे जीन। लेकिन फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बात की कि म्यूटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, अगर किसी डीएनए में म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन मैंने यहां पे सी के बजाय फॉर एग्जांपल मेंशन कर दिया ए, अब यहां पे न्यूक्लियोटाइड हो गई चेंज, तो दिस चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज म्यूटेशन। अब जब ये म्यूटेशन हुई तो म्यूटेशन के बाद हमारे पास जो है वो यहां पे जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो एक कंप्लीमेंट्री जी तो नहीं बल्कि एक कंप्लीमेंट्री जो है वो आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड लगेगी वो न्यूक्लियोटाइड होगी हमारे पास, वो न्यूक्लियोटाइड होगी यू। अब आप देखें तो जब ऑटोमेटिकली हमारे पास यू लगा तो ये कोडान चेंज हो गया। पहले कोडान था जब यहां पे सी था, जब यहां पे सी था तो कोडान था ए जी, तो ए जी इज कोडान फॉर वन अमाइनो एसिड, while आफ्टर म्यूटेशन जब यहां पे अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गई, उस न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से जब मैसेंजर आरएनए में भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का चेंज आएगा तो नाउ दिस कोडान विल बी फॉर अमाइनो एसिड 2। तो जब अमाइनो एसिड के लिए कोडान चेंज हो गया तो अब जाहिर सी बात है जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन ए नहीं होगी बल्कि प्रोटीन बी होगी। तो आफ्टर म्यूटेशन उसी सीक्वेंस से चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से जो चेंज इन प्रोटीन आया, तो अब अगर प्रोटीन ए की एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल ब्लू थी तो अब जरूरी नहीं है कि प्रोटीन बी की एक्सप्रेशन भी ब्लू हो, वो एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल रेड भी हो सकती है। तो अब अगर ये एक्सप्रेशन ऐसी है जो लीथल नहीं है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे यानी जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो सकती है और पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करे, तो फिर इसी चीज को हम लोग कह देंगे एलील। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। तो जीन जो है वो ब्रॉडर टर्म है। जब कभी किसी भी डीएनए का सीक्वेंस जो कि ट्रांसक्राइब हो रहा है उसको आप डीएनए में पढ़ोगे, दैट इज नोन एज जीन। लेकिन अगर उस सीक्वेंस को आप पॉपुलेशन में पढ़ो और उस सीक्वेंस में ईदर चेंज ऑफ वन और मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, चेंज इन प्रोटीन और चेंज इन कैरेक्टर आ जाए। फॉर एग्जांपल जहां पे मैंने मेंशन किया कि हमारे पास जब यहां पे सीक्वेंस था सी और इसकी प्रोटीन ए बन रही थी, तो जो ब्लू फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रही थी
तो जब ये पूरी दुनिया में जिस भी प्लांट का ये जीन था उसमें जब सी है, ओनली सी, यही वाला सीक्वेंस है कांस्टेंट अलोंग विद सी, तो पूरी दुनिया में इस प्लांट के फ्लावर जब भी आएंगे तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस ब्लू होगी। लेकिन बिकॉज ऑफ म्यूटेशन जब सी रिप्लेस्ड हुआ विद ए और मैसेंजर आरएनए में चेंज आने की वजह से सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड चेंज होगा, यानी उसकी प्रोटीन चेंज होगी। जब प्रोटीन अब कंट्रोल कर रही है एक्सप्रेशन ऑफ रेड। अब हुआ क्या कि पहले थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द पॉपुलेशन हमारे पास जो थी वो एक्सप्रेशन थी ब्लू, लेकिन अब एक न्यू फिजिकल अपीयरेंस आई जिसको हम कहेंगे रेड। तो अब रेड चूंकि उसी जीन की फॉर्म है, रेड चूंकि इसी फ्लावर कलर के जीन की फॉर्म है, तो इसको कहा जाएगा एलील। इसलिए एलील की टिपिकल आप डेफिनेशन करते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, यानी वन नहीं तो सेकंड फॉर्म ऑफ जीन। अब जीन की फॉर्म, जीन का कैरेक्टर था टू कंट्रोल द फ्लावर कलर, लेकिन जब ये थ्रू आउट द पॉपुलेशन सिर्फ ब्लू को कंट्रोल कर रहा है तो इवन हम ब्लू को मेंशन भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये फ्लावर कलर है और वो आपके पास कॉन्स्टेंटली ब्लू है। लेकिन अगर उस जीन की सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से ब्लू से अदर देन ब्लू फॉर्म भी बन रही हैं तो उसको फिर हम कहेंगे अल्टरनेट फॉर्म। और ऐसी कंडीशन में दो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ सेम जीन को कहा जाएगा एलील। तो जीन जो है वो ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर चेंज आकर जो सब यूनिट्स बनेंगे उस सब यूनिट्स की एक्सप्रेशन का नाम होगा एलील। जैसे मैंने यहां पे अभी अभी मेंशन किया, सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्लड ग्रुप का जीन। तो देखें जब इंसान पैदा हुआ तो इनिशियली उसका एक ही ब्लड ग्रुप था। अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसका ब्लड ग्रुप ए था तो बी कहां से आया, अगर बी था तो ए बी या ओ कहां से आया। तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट पर्सन था उसमें ब्लड ग्रुप का जीन था आई। थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द पॉपुलेशन हर इंसान में जीन आई 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 ट्रांसफर होता गया विदाउट म्यूटेशन, तो तब तक उसका नाम था जीन। लेकिन एट सर्टेन स्टेज उस आई जीन में हुई म्यूटेशन, उस म्यूटेशन के बदले हमारे पास बनी अल्टरनेट यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। तो उसको हम लोगों ने कह दिया नाउ इट इज एन अदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो उसी जीन में चूंकि म्यूटेशन हुई है तो उसको फिर हम लोग कहेंगे एलील, जो कि अल्टरनेट फॉर्म बनाएगी। फिर उसी तरह जब आई जीन में दोबारा म्यूटेशन हुई तो उसको हमने कह दिया बी। तो अब जीन का नाम है आई, लेकिन उसके जब आप आई का सीक्वेंस स्टडी करेंगे तो सम टाइम आपको एक एलील दूसरी एलील से पोजीशन पे डिफरेंस नजर आएगी। उस एलील की चेंज की वजह से मैसेंजर आरएनए में चेंज आएगा, मैसेंजर आरएनए में चेंज की वजह से प्रोटीन में अमाइनो एसिड के कोडान में चेंज आएगा, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, और फाइनली प्रोटीन में चेंज आएगा। तो इसलिए आप लोग टिपिकली अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को कहते हैं एलील। अब यहां तक तो था। इंशाअल्लाह लजीज हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पूरी एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, कैरेक्टर एंड ट्रेट, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह डिटेल से। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन की। तो स्ट्रक्चर ऑफ जीन जो है इस पे ऑलरेडी मेरी पहले एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि स्ट्रक्चर ऑफ जीन जो है वो उसके मेजर टू पार्ट्स हैं, रेगुलेटरी रीजन और स्ट्रक्चरल रीजन। रेगुलेटरी रीजन जो है उसमें दो चीजें हैं, एक है प्रोमोटर एक है टर्मिनेटर। और स्ट्रक्चरल रीजन को कहा जाता है सिस्ट्रॉन, या इसको टिपिकली कहा जाता है ओपन रीडिंग फ्रेम। वो लोग जो जेनेसिस्ट या वो लोग जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं वो ओपन रीडिंग फ्रेम की टर्म से आशना हैं, लेकिन आपके लिए सिस्ट्रॉन का वर्ड भी काफी है। अब regulatory region में promoter which initiate to transcription while the terminator which stop to transcription। चूंकि gene is a part of DNA on which transcription takes place,
तो जीन के जिस पार्ट से इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगी उस पार्ट को कहा जाएगा प्रोमोटर। इसकी डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हमने की थी। लेकिन वो जगह जहां से आपके पास स्टॉप होगी ट्रांसक्रिप्शन, उस पोजीशन को कहा जाएगा टर्मिनेटर। अब उसके सेंटर में हमारे पास जिस जगह से मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनेगी उसका नाम होगा, क्या नाम होगा? स्ट्रक्चरल पार्ट, या तो ओपन रीडिंग फ्रेम, या तो उसका नाम होगा सिस्ट्रॉन। अब ये स्ट्रक्चरल पार्ट, ओपन रीडिंग फ्रेम और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है वो भी इंशाअल्लाह अजीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अक्सर एक एमसीक्यूज आ जाता है कि पोजीशन ऑफ प्रोमोटर इज या पोजीशन ऑफ टर्मिनेटर इज। तो अब मैंने सिंबॉलिकली ब्लू कलर से जो स्ट्रैंड बनाया वो नॉन कोडिंग है, सिंबॉलिकली जो रेड स्ट्रैंड बनाया वो है कोडिंग। तो फॉर एग्जांपल ये कोडिंग स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और नॉन कोडिंग जो है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंटी पैरेलल। तो इसकी बड़ी आसान सी बात है कि कोडिंग स्ट्रैंड इज टू प्रोमोटर इज टूवर्ड्स 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, टर्मिनेटर इज टूवर्ड्स 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट या जो हैं वो आपके पास या रेगुलेटरी रीजन जो हैं वो इंशाअल्लाह अजीज फिर भी डिस्कस करेंगे। आई होपफुल आज जो है वो आप लोगों ने लर्न किया होगा और जेनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर को एंजॉय किया होगा। होपफुली इंशाअल्लाह अजीज ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। नंबर ऑफ व्यूज़ तो बहुत हाई, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेवल वो नहीं है, लिहाजा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स यू वेरी मच।